नमस्कार। मैं हूं आम्यार शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारी इस 69वीं बीपीएससी के लेक्चर सीरीज में। तो बिहार स्पेशल की खास लेक्चर चल रही है जिसमें हम इतिहास के लेक्चर्स देख रहे हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। और हम लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म के लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं और बारी है अब मौर्यन एम्पायर की, उस साम्राज्य की जिसने भारत में एक इंटीग्रेटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया, एकीकृत भारत का अवधारणा स्थापित की। एक ऐसा साम्राज्य जो आज भी आदर के साथ जिसका नाम लिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक तक महान शासकों का दौर रहा। उस मौर्य साम्राज्य के एमसीक्यूज हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कई सारी कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे, कई नई चीज़ों को भी जानेंगे। मुझे आशा है कि मैं आज आपको कई ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको पहले पता नहीं होंगे। हाँ, यदि आपने बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करी है और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि आपको पहले से वो तथ्य पता हो। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज के माध्यम से रिवीजन करना हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुँचाएं ताकि आप रिवीजन कर सकें और एग्जामिनेशन में जब आप बैठें तो लगे ऐसा कि हाँ, ये प्रश्न ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है और आपके लिए एग्जामिनेशन आसान हो जाए। आपको पता है कि 69वीं बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग लाया गया है। 68वीं में पहली बार निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है और ये निगेटिव मार्किंग के कारण अब सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स जो वाकई में बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं वही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला है जब इस बार 69वीं बीपीएससी में मात्र 2,70,000 के करीब में फॉर्म फिलअप हुआ है। बहुत जल्दी हमारी मैराथन क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लासेस में आपको मौका मिलेगा आंसर करने का, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा हमारा और आपका और बाकी फैकल्टीज का आपके साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ हमारे इन वीडियोस को जो हम वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं उन वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। आप लाइक करने में बहुत कंजूस हैं। इंटरटेनमेंट के चैनल होते तो आप खूब सारे लाइक करते ना। एंटरटेनमेंट के चैनल होते, कॉमेडी चैनल होता, कुछ अनावश्यक बिना मतलब का चैनल होता जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहा होता ना, आप खूब लाइक करते हैं। लेकिन आपके करियर को बनाने वाली इन लेक्चर्स को आप लाइक नहीं करते। तो समझिए कि आप कितने सीरियस हैं, होना पड़ेगा ना। जहाँ पे आपको कोई मॉनेटरी वैल्यू भी नहीं देनी, मॉनेटरी टर्म में आपसे कुछ डिमांड भी नहीं किया जाता है। आपसे सिर्फ ये अपेक्षा की जाती है कि आप सिर्फ लाइक करें ताकि हम और उत्साहित हों और ज़्यादा इनकरेज्ड हों, क्योंकि वो लाइक हमें इनकरेज करता है। हमें ये इससे यह पता चलता है कि कितने बच्चे हमारे लेक्चर्स को लाइक कर रहे हैं। तो व्यूज़ तो अच्छी खासी संख्या में आ रही है। लाइक करने में काफ़ी कंजूस हैं आप, ये कंजूसी छोड़ दीजिए और बस वो लाइक बटन दबाना मत भूलिए। साथ ही साथ शेयर भी किया कीजिए हमारे वीडियोस को यदि आपको पसंद आ रहा है और आपके मित्र मंडली में अब तक पता नहीं है कि लेवल अप बीपीएससी की, लेवल अप आईएएस के का एक और इनिशिएटिव लेवल अप बीपीएससी भी स्टार्ट हो चुका है और आप तक नहीं पहुंचा, आपके मित्रों तक नहीं पहुंचा तो आप उन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सोशल मीडिया हैंडल पर टैग कीजिए। साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये सब्सक्राइब करना बहुत मस्ट है। नोटिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है वो दबाना मत भूलिए। चलिए चलते हैं, आज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करता हूं मैं। आज की लेक्चर सीरीज है मौर्यन एम्पायर के ऊपर, जहां हम देखेंगे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पूर्वगामी साम्राज्य नंद वंश का खात्मा करके, धनानंद को पराजित करके, उसे मौत की घाट उतार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता। और फिर देखेंगे अलग अलग समय में किन शासकों ने राज किया, किन शासकों ने शासन किया, उनकी नीतियां कैसी रही हैं, उन्होंने किन धर्मों का पालन किया है, उनके इतिहास की स्रोत, इनका इतिहास का स्रोत क्या है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है उनके बारे में। इन सब के बारे में हम चैप्टर पे रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से।
तो आइए शुरू करता हूं मैं आज का पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है जरा सा देखते हैं हम। ओके, तो पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर किए देता हूं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद, मैंने जब अलग अलग वंशों का क्रमावली मैं बता रहा था उस वक्त ही मैंने इस बात की चर्चा करी थी कि शुरुआत जब मगध मगध महाजनपद की जब चर्चा होती है, क्योंकि यह वह वक्त है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक पूरा दौर जो रहा और उसके बाद का जो दौर रहा वो सब मगध के उत्कर्ष का रहा, मगध के स्थायित्व, मगध के शासन का रहा। मगध एक महाजनपद ही नहीं, एक साम्राज्य, महान साम्राज्य बन चुका था। तो इसकी शुरुआत मानी कहाँ से जाती है? हर्यक वंश से मानी जाती है। तो हर्यक वंश के पश्चात हमने देखा था, हर्यक वंश में हमने बिंबिसार और अजातशत्रु, उदयन, है ना, इन शासकों के बारे में पढ़ा था, शिशुनाग। और फिर हमने देखा था हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बारे में हमने देखा था, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग के बाद हमने देखा था किस वंश के बारे में? नंद वंश के बारे में। और नंद वंश के समाप्ति के पश्चात कौन सा वंश आएगा? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के पहले किस वंश का शासन था? नंद वंश। या पूछा जाए कि नंद वंश के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य वंश का शासन स्थापित होगा। ठीक है, जो 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक ये शासन चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ है नहीं, सीधे आंसर यहां पे हम कर सकते हैं। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मौर्य ने शासन किया। ये पूछा जाता मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया, तो क्या हो जाता? शुंग वंश हो जाता। मौर्य के बाद कौन सा वंश शासन करेगा? शुंग वंश शासन करेगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करेगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं हम लोग, और फिर एक एक करके चीजों को समझते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। देखा जाए तो नंद वंश बहुत कम समय तक नंद वंश का शासनकाल रहा। नंद वंश का शासनकाल में जो है बहुत कम वर्षों का है। तो महापद्मनंद, नंद वंश के संस्थापक कौन है? आपको पता ही है, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हैं। महान शासक रहे नंद वंश के शासक। और नंद वंश महापद्मनंद के बाद धनानंद अंतिम शासक होगा। धनानंद अंतिम शासक होगा। इसको धनानंद इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको धन की बहुत लालसा थी। इसको धन की बहुत लालसा थी, धन एकत्रित करने की बहुत लालसा थी। सोना चांदी जौहरात के लिए पागल था। इसके पास बहुत बड़ा स्थायी सेना था। 2 लाख पैदल सैनिकों का सेना था इसके पास। इसके अतिरिक्त अश्वरोही, इसके अतिरिक्त हाथियों का सेना, सारी सेनाओं को मिलाकर के यही कारण था कि धनानंद के समय में जब सिकंदर आक्रमण करेगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, तो उत्तर भारत की तरफ वो बढ़ने में हिचकिचाएगा और वहीं से वापस लौट जाएगा। उसकी सेना उसके साथ विद्रोह कर देगी, क्योंकि उसकी सेना को पता था कि धनानंद कितनी बड़ी शक्ति है। तो टकराने की चाहत नहीं थी। उनको पता था कि यदि हम इनसे लड़ेंगे तो हारने की नौबत भी आ सकती है। तो धनानंद के समय में अलेक्जेंडर सिकंदर आएगा और वापस लौट जाएगा पंजाब और सिंध के क्षेत्रों पर कब्जा करके। तो धनानंद, हालांकि धनानंद अलोकप्रिय शासक था, जनता के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं था। जनता उससे घृणा करती थी। जनता क्या करती थी? उससे घृणा करती थी। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? गोपालानंद, परमानंद, वृद्धानंद या धनानंद? तो ये क्या हो जाएगा? धनानंद जो है वो इसके अंतिम शासक हो जाएंगे। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया पाटलिपुत्रा पे, और पाटलिपुत्रा पे आक्रमण करके धनानंद को पराजित करके मार डाला। इसकी चर्चा
पूछा जाए कि किस बुक में, किस पुस्तक में धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के युद्ध की चर्चा है, तो आपको मैं बता दूं कि धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ है उसकी चर्चा जो है, धनानंद और चंद्रगुप्त के बीच का जो युद्ध है उसकी चर्चा मिलिंद पन्हों में की गई है। इसमें की गई है मिलिंद पन्हों में। मिलिंद पन्हों क्या है? मिलिंद पन्हों पुस्तक लिखा हो गया है एक बौद्ध संत, बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा, और यह जो है नागसेन और बैक्ट्रिया यूनान के शासक के बीच का डायलॉग है, प्रश्नोत्तरी है। नागसेन और मिनांडर बैक्ट्रिया शासक। तो इसी बुक में चर्चा मिलती है धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के युद्ध की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। अगला प्रश्न, थर्ड नंबर क्वेश्चन, जरा सा देखा जाए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, और फिर हम लोग एक एक करके सारे सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर हुज रेन अलेक्जेंडर हैड अटैक्ड इंडिया। सिकंदर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, और 326 ईसा पूर्व में जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक धनानंद हुआ करता था। कौन हुआ करता था? धनानंद हुआ करता था। तो धनानंद के समय में जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, और जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, मैं आपको बता दूं कि यूनानी लेखकों के पुस्तकों में, जो यूनान के लेखक हैं जैसे जस्टिन, उनकी पुस्तकों में, या प्लूटार्क, उनकी पुस्तकों में भी इस बात की चर्चा मिलती है कि सिकंदर जब आता है पश्चिमोत्तर भारत में, तो उस वक्त मौर्य वंश के संस्थापक, हालांकि उस समय वो एक साधारण व्यक्ति हैं, अभी तक उनकी कोई साम्राज्य स्थापित नहीं हुई है, मात्र साधारण व्यक्ति हैं, और यह कोशिश में है कि वो अपनी एक सेना एकत्रित करे और जो है धनानंद को पराजित करके अपनी शासन स्थापित करे। तो उस वक्त एक साधारण व्यक्ति हैं, अभी प्रयास, स्ट्रगल जारी है उनका। तो वो मिलते हैं सिकंदर से। कौन मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं, है ना, मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य ने नाराज कर दिया सिकंदर को अपनी बेबाकी से। बेबाकी एकदम बहुत ज्यादा, मतलब फ्रैंक जो है ना, कहता स्पष्टवादिता से सिकंदर नाराज हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का आज्ञा दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य सतर्कता से अपनी जान बचा करके वहां से निकल जाते हैं। यह कुछ ऐसा ही है, इसकी तुलना की जाती है मध्यकाल में कुछ इस इंसिडेंट से कि कैसे राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के शासन को खत्म करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक वैसे ही यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से इसलिए मिला था ताकि सिकंदर की सहायता से वो धनानंद को पराजित करे। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हुआ है। इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? यूनानी पुस्तकों में मिलती है। यूनानी जो है ऐतिहासिक जो पुस्तक है वहां पे इसकी चर्चा की गई है। जस्टिन और प्लूटार्क के पुस्तकों में इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर किसके शासनकाल में हुआ था? धनानंद के शासनकाल में हुआ था आक्रमण सिकंदर का। और ये भी आपको जानकारी प्राप्त हो ही गई कि इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य मुलाकात करते हैं सिकंदर से, लेकिन सिकंदर उनको मारने की आज्ञा देता है क्योंकि उनको नाराज कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और वो सफल नहीं होते अपने उद्देश्य में, जिस उद्देश्य से वो मिलते हैं सिकंदर से। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैड डिफीटेड धनानंद। अच्छा, तो धनानंद, अब चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो सिंपल का सा एकदम ट्रेंडी क्वेश्चन है। धनानंद को किसने पराजित किया? बचपन में भी हमने हिंदी की पुस्तकों में इसकी कहानी पढ़ी है कि कैसे जो है तक्षशिला के आचार्य, उस समय तक्षशिला के आचार्य हुआ करते थे चाणक्य। चाणक्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त का एक और नाम है कौटिल्य। तो चाणक्य जब जा रहे थे तो कुछ बच्चों को उन्होंने देखा खेलते हुए,
और खेलते हुए मैं देखा कि एक बच्चा उस खेल का नाम था राजकीलम, और राजकीलम नामक खेल में एक बच्चा राजा बना हुआ है और अपने दोस्तों के बीच के विवादों को सुलझा रहा है। तो उसने देखा कि भाई ये कमाल का लड़का है, इसके अंदर तो बुद्धिमत्ता जो है भरी पड़ी है, इसके अंदर जो है नैतिकता जो है कमाल की है, और ये बहुत कमाल का लड़का है। इसको यदि वो पहचान गया कि ये बहुत जो है प्रतापी, अगर इसको सही डायरेक्शन दिया जाए तो बहुत प्रतापी शासक बन सकता है। और उसी वक्त जो है चाणक्य ने 1000 सोने के सिक्के के बदले चंद्रगुप्त मौर्य को ले लिया उस शिकारी से, जिस शिकारी के यहाँ ये पल बढ़ रहा था, और वहां से वो तक्षशिला लेके जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और वहां पे उनको शिक्षा दीक्षा और सैन्य शिक्षा भी दी जाती है, हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। और जो है उन्होंने तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य को अपने 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। 2 उद्देश्य कौन थे? पहला उद्देश्य पंजाब और सिंध के क्षेत्रों पर से यूनानियों का शासन समाप्त करने हेतु, और दूसरा उद्देश्य था चाणक्य का मगध के शासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाना। तो ये 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया है। तो धनानंद ने को किसने हराया? तो अभी मैंने बताया, मिलिंद पन्नों में इसकी चर्चा मिलती है क्या कि धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के युद्ध के बारे में, और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके मार डाला। तो ये आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ए हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक नहीं होगा, अजातशत्रु नहीं होगा, और उदयन नहीं होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ओके, व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट धनानंद? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कब पराजित किया? पहला, जब चंद्रगुप्त मौर्य के पास अपनी कोई ऐसी अस्थाई सेना नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना बनाई किन लोगों की सहायता से? मलेच्छों की सहायता से, चोरों की सहायता से, डाकुओं की सहायता से, अपराधियों की सहायता से, जो फरार भगोड़े लोग हैं उनकी सहायता से। उनको इकट्ठा करके उसने अपनी सेना तैयार किया। जब सिकंदर वापस लौट जाता है, और सिकंदर वापस लौट जाता है अपने पंजाब और सिंध प्रदेश और अफगानिस्तान, जो कंधार, हेरात, मकरान, ये सारे क्षेत्रों का अधिकार अपने सेनापति, अपने गवर्नरों के हाथों में सौंपकर, अपने राज्यपालों के हाथों में सौंपकर, इस दौरान 326 से लेकर के 325 में ये वापस जाएगा। 325 से लेकर के 323 बीसी के बीच में संपूर्ण पंजाब और सिंध प्रदेश जो है गृह युद्ध में है। वहां के लोगों ने यूनानी सैनिकों पर, यूनानी गवर्नरों की हत्या करने लगे, गृह युद्ध छिड़ गया, यूनानी लोगों का कत्लेआम मचा दिया गया। पंजाब के जो जमींदार, पहले के छोटे मोटे शासक, कबीलों के सरदार, कबीलों का सिस्टम था। कबीलों के सरदारों ने अपनी छोटी छोटी सेनाओं की मदद से, गुरिल्ला युद्ध की मदद से, उन्होंने यूनानी सैनिकों पर कत्लेआम मचा दिया, और पूरा पंजाब और सिंध प्रदेश जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं गृह युद्ध में था, और यूनानी सैनिक पीछे हट रहे थे, यूनानी गवर्नर जो है छोड़ के भाग रहे थे, और पूरा पंजाब सिंध प्रदेश जो है अस्त व्यस्त था। इसी अस्त व्यस्तता का फायदा उठा करके इस 2 साल में 323 के पश्चात अपनी इकट्ठी की गई सेना में, क्योंकि 325 से 323 के बीच में जो एक अव्यवस्था का समय था, एक पूरी अनार्की, अराजकता छाई हुई थी इस पंजाब और सिंध प्रदेश में, इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से एक बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाते हुए उन्होंने अपना एक जो है एक कहते हैं ना सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया अपनी प्लान को, और 323 से 322 के बीच में 1 साल के दौरान संपूर्ण पंजाब और सिंध प्रदेश पर कब्जा कर लिया। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध पर शासन स्थापित नहीं करते, पहले पश्चिमोत्तर प्रांत पर अपनी शासन स्थापित करते हैं, यूनानियों को वहां से भगा करके। इसीलिए यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को यूनानियों की गुलामी से, यूनानियों के चुंगल से आजाद कराया था। ठीक है,
तो वहां पर पहले स्थापित करते हैं अपनी शासन, और तत्पश्चात 322 ईसा पूर्व में वो पाटलिपुत्रा पे आक्रमण करते हैं। लेकिन शुरुआत, पहला आक्रमण उनका अनसक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सीधे सेंटर पे हमला किया, उन्होंने सीमांत प्रदेशों पर पहले अधिकार नहीं किया, तो उनकी सेना नष्ट हो गई। लेकिन फिर दोबारा वो अपनी सेना इकट्ठा करते हैं और सीमांत प्रदेशों पर जो अधिकार करते हुए वो जो है सेंटर मतलब कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं, और अंत में पाटलिपुत्रा के शासक धनानंद को पराजित करके मार डालते हैं। यह कब है? 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व, 320 नहीं होगा, 324 नहीं होगा, 326 नहीं होगा, कब होगा? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Who of the following was the founder of Mauryan Empire? निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? हो गया आप, क्लियर कट है भाई, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि किस वंश ने स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, किसने स्थापित की? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित की। इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं है। बिंबिसार तो हर्यक वंश के थे, इसमें कोई हर्यक वंश के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन आएगा? अशोक आएगा। ठीक है, तो इसके शासक, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जो वंश चल रहा था, नंद वंश, कहा जाता है कि वो शूद्र जाति का वंश था, शूद्र जाति का शासन था। नंद वंश किस जाति से संबंध रखते थे? शूद्र जाति से संबंध रखते थे। नंद वंश शूद्र जाति से संबंध रखते थे। हालांकि मौर्य वंश को भी कई बार प्रूफ करने की कोशिश की जाती है, खास तौर पे जो कुछ नाटक हैं जो कई सौ साल बाद लिखी गई, कुछ पुराणों में, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में यह प्रूफ करने की कोशिश की जाती है कि मौर्य वंश भी शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। हालांकि यह सिर्फ इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, यह सिर्फ कपोल कल्पना है, ये सोचा गया, एक अपने से बनाया गया, गढ़ा गया कहानी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मौर्य वंश के समकालीन जिस वक्त फल फूल रहा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म, बौद्ध और जैन धर्मों के पुस्तकों में मौर्य वंश को क्षत्रिय प्रूफ करने की कोशिश की गई है, और जैन और बौद्ध ग्रंथ ज्यादा इंपैक्टफुल, ज्यादा प्रामाणिक लगते हैं, इसलिए क्योंकि वो उस समय ही जो है रचित है जिस वक्त यह शासन स्थापित हुआ था। मौर्य वंश जिस समय चल रहा था उसी वक्त कई सारे बौद्ध ग्रंथ जो हैं, बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई, और उन बौद्ध ग्रंथों में यह बताने की कोशिश की गई है कि मौर्य वंश के लोग क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। यह कपिलवस्तु का जो शाक्य वंश है उसी की एक शाखा थी, उसी से संबंध रखते थे ये, तो वो ज्यादा प्रमाणिक है क्योंकि वो उसी वक्त रचना की गई है, उसकी कहीं ना कहीं। और एक मत से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जितनी भी ग्रंथ हैं वो एक मत से एक तरीके की बात करती हैं, जबकि आप आ जाते हैं पुराणों में, विष्णु पुराण में इसकी चर्चा है, या फिर विशाख दत्त द्वारा रचित जो है मुद्रा राक्षस है, या और भी कई सारी नाटक लिखी गई, कई सारी पुस्तकें लिखी गई, ब्राह्मण ग्रंथ में भी इसकी चर्चा की गई है, ब्राह्मण ग्रंथों में। लेकिन सब में यह प्रूफ करने की कोशिश की है कि शूद्र जाति का है, लेकिन अलग अलग कहानियों के माध्यम से, एकमत नहीं है, एक स्टोरी लाइन पे ये एकमत नहीं है, अलग अलग कहानी के माध्यम से। अब उन कहानियों के अंदर हम अभी इस वक्त जाने का सही समय नहीं है कि किन लोगों ने क्या कहा है, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि अलग अलग प्लॉट के ऊपर इन्होंने अपनी कहानी की रचना की है, और बस ये प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश जो है शूद्र जाति के लोग थे, कुलहीन थे, और इनको एक शब्द से इनको नवाजा गया है, और नवाजा गया है वृषल से। वृषल शब्द कुलहीन की संज्ञा में, इनके कुल का पता ही नहीं है।
ये कोशिश की गई है कि स्थापित करने की कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज के नाजायज संतान थे। इनकी एक पत्नी जो थी, उनसे जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय वंश के हुए, और एक पत्नी जो है वो शूद्र जाति की थी, उनका नाम था मुरा, और मुरा वर्ड से ही मौर्य शब्द आया है। ये कहने की कोशिश की गई है कि मुरा, इनकी माता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मुरा था, और इसी मुरा शब्द से मौर्य लाने की कोशिश की गई है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि मुरा जो है वो शूद्र जाति से बिलोंग करती थी, और मौर्य नंदराज के नाजायज संतान थे, नाजायज औलाद थे। तो इसकी कहीं कोई जो है प्रामाणिकता नहीं साबित होती है, क्योंकि यदि एक मत से सब एक ही बात करते, हाँ एक मत से ये बात तो कर रहे हैं शूद्र जाति के हैं, लेकिन अलग अलग प्लॉट, अलग अलग कहानी के माध्यम से एकमतता नहीं है। जबकि जैन और बौद्ध ग्रंथों में एकमतता दिखती है। क्या दिखती है कि सब यह कोशिश करते हैं बताने की कि ये शाक्य कुल के ही लोग हैं। जब कौशल नरेश ने आक्रमण किया कपिल वस्तु पर, तो शाक्य परिवार के लोग, कुछ लोग भाग करके मौर्य नगर में छुप जाते हैं, और मौर्य नगर जो है, मौर्य नगर में अपनी शासन स्थापित करते हैं। इसी मौर्य नगर में यहाँ पे खूब सारे मोर पाए जाते थे। देखिएगा कई सारे ऐसे अभिलेख और स्तंभ लेख पाए गए हैं अशोक के और मौर्य शासन के, जहाँ पे मोर जो हैं, उन मोर दिखते हैं, मोर जो हैं उनको, उनकी प्रकृति दिखती है। ठीक है, मोरों की प्रधानता है। ठीक है, तो वहां पे ये साबित करने की कोशिश की है कि मौर्य नगर के जो हैं ये लोग हैं, और इनके पिता एक युद्ध में मारे जाते हैं। इनके पिता एक युद्ध में मारे जाते हैं। तत्पश्चात इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ है, माँ को और पूरे पुत्रों को पाटलिपुत्रा जो है सुरक्षा की दृष्टि से ले आया जाता है, और वहां पर जो है लालन पालन पोषण होता है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से फिर वो एक चंद्रगुप्त मौर्य को एक अस्तबल चलाने वाले का, घोड़े को देख रेख करने वाले को सौंप दिया। एक अस्तबल कह लीजिए, या कह लीजिए एक खटाल, जिसको जहाँ पे गाय वाय पाला जाता है, उनको दे दिया जाता है, और फिर वो बेच देते हैं एक शिकारी के हाथों, और वो शिकारी ही उनका पालन पोषण करता है। और मैंने वो कहानी आपकी बताई कि वही शिकारी के यहाँ लालन पालन पोषण हो रहा था जब वहाँ पे राजकिलम नामक एक गेम खेल रहे थे, जहाँ पे वो राजा बने हुए थे, और चाणक्य उनको खेलते हुए देखते हैं और वहां से 1000 सोने के सिक्के के बदले लेके जाते हैं। तो सभी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में इनको बताने की कोशिश की है क्या कि ये शाक्य, क्योंकि शाक्य क्या है, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय कुल के ही ये लोग हैं जिनको हम मौर्य क्षत्रिय कहा गया, क्योंकि ये मौर्य नगर से संबंध रखते थे, तो मौर्य क्षत्रिय कहने की कोशिश की गई है। Who of the following was the founder of Mauryan Empire? कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना? तो लाइक करिए आप लोग, लाइक करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज, देखिए जी, मगध का जो राजधानी है वो उदयन के पश्चात ही राजगिरी, आपको पता है मगध की राजधानी जो पूर्व राजधानी रही वो राजगिरी रही है। राजगिरी को ही गिरिवज्र भी कहा जाता था, राजगिरी को ही कुशाग्रपुर कहा जाता था। तो राजगिरी रही, और राजगिरी के पश्चात जो है उदयन जब आता, हर एक वंश का जो है थर्ड जनरेशन, थर्ड शासक जब उदयन आता है तो उसने पाटलिपुत्रा को बसाया, और तब से पाटलिपुत्रा ही जो है वो क्या होता है, वो पाटलिपुत्र ही राजधानी रहता है मगध शासकों का। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शासन स्थापित करता है 321 ईसा पूर्व में, तो वो अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, पाटलिपुत्र में ही बनाता है। आज भी जाइए पाटलिपुत्रा में, कुम्हरार में मौर्य वंश के अवशेष जो है, राजप्रसाद जो पैलेस हुआ करती थी उसके अवशेष वहां पे आपको दिख जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अकॉर्डिंग टू विच टेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ शूद्र। देखो अब बात उतनी मैंने समझाई, और उसमें मैंने बार बार उन ग्रंथों की नाम भी रखी थी। अब मुझे आशा है कि आप ये आंसर दे सकते हैं। क्या प्रश्न है,
किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे? किसमें प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे? जिसका कोई जो है प्रूफ नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण में भी यह बताने की कोशिश की गई है कि मौर्य जो है वो शूद्र हैं। और मुद्रा राक्षस, तो ये तीनों ही पुस्तकों में, इन तीनों ही पुस्तकों में, ब्राह्मण ग्रंथों में भी, विष्णु पुराण में भी, मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा रचित है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। या मत्स्य पुराण की भी बात कर ले, मत्स्य पुराण में भी क्या कहने की कोशिश की गई है? यह बताने की कोशिश की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? शूद्र थे। उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ आप जा सकते हैं ना, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन हमारी सही हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, अकॉर्डिंग टू हुम चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ पारसिक? किसके अनुसार से चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक थे? हम इंग्लिश वाले वर्ड पे चलेंगे, इधर थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गलत हो गया है, तो ये देखेंगे। पहला ऑप्शन है स्पूनर, बी है डॉलर, जेम्स डॉट या केविन ब्रैड। ये एकदम ट्रेंडी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। आप जान जाइए कि चंद्रगुप्त मौर्य को पारसिक कहने वाले वो है स्पूनर। स्पूनर जो है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? पारसिक कहा है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बहुत आसान है, ये कुछ ट्रेंडी क्वेश्चंस भी हैं, कुछ जिसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सीधे याद करना है और आंसर देना है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज नोन बाय विच नेम? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले यूनानी ग्रंथों से पता चलता है। उसके बाद चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका में भी चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा होती है, लेकिन यह क्लियर नहीं हो रहा था कि यह एक ही शासक है। सबसे पहले विलियम जोन्स ने इन सभी नामों को एक साथ, विलियम जोन्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। तो सबसे पहले विलियम जोन्स ने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की कि यूनानी ग्रंथों में जिनका चर्चा है और भारत के ग्रंथों में जिनकी चर्चा की गई है वो एक ही शासक है, क्योंकि वो एक ही कालखंड के बारे में चर्चा किया गया है। एक ही प्रकार के जो है पॉलिसीज, एक ही प्रकार के जो है कहानियों की चर्चा की गई है। तो वहां पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पर ऑप्शन दिया है स्ट्रैटोकोटस, सैंड्रोकोटस, एंडोकोटस या मोर देन वन ऑफ दी अबव, है ना? स्ट्रैटोकोटस, सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस या मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर अलग अलग ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी कहा गया है और एंड्रोकोटस भी कहा गया है। जैसे प्लूटार्क, स्ट्रैबो, जस्टिन जैसे इतिहासकारों ने, लेखकों ने इनको सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कह के बुलाया है। तो ये दोनों ही नाम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें दो ऑप्शन आपका सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक यूनानी ग्रंथों में, और खास तौर पे ये कहां पे लिया गया इनका नाम? ये जो सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस क्या है? ग्रीक लिटरेचर में इसकी जो है चर्चा की गई है इस नाम से, है ना? ग्रीक लिटरेचर में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, जैसे स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त में से एक से अधिक। और इस नाम के बीच में जो है रिलेशन एस्टैब्लिश करने का काम किसने किया? विलियम जोन्स ने, कि ये एक ही शासक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विथ हुज हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य वॉन स्टेट्स इन नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में राज्य जीते? या उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की जब बात करता है तो किन क्षेत्रों की बात करता है? पंजाब की बात करता है और सिंध की बात करता है। पंजाब की बात करता है और सिंध की बात करता है। जब पंजाब और सिंध, जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पर तो इसने पश्चिम उत्तर भारत जीत लिए। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान पे भी जो है यूनानियों का कब्जा हो जाता है। तो एक तरह से ये अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, पर्सिया, ईरान, सब पे किसका कब्जा है? सब पर कब्जा है इसका। हाँ, सही समझ रहे हैं आप, यूनान का, ग्रीक का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से ये राज्य जीते? क्योंकि 325 ईसा पूर्व में
सिकंदर वापस लौट जाता है और सिकंदर के वापस लौटने के पश्चात मैंने बताया भी था कि इन क्षेत्रों में एक तरह से गृह युद्ध छिड़ जाता है और इस गृह युद्ध का फायदा उठा करके अपनी सेना इकट्ठा करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित की शासन इन पश्चिमोत्तर प्रांतों पर। लेकिन किसकी सहायता से? इसके साथ हमेशा रहे इसके गुरु, इसके प्रधानमंत्री, इसके जो है एक तरह से कह सकते हैं इसको बनाने वाले, इसके निर्माता, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले कौन? अशोक थे, बिंदुसार थे, कौटिल्य थे या दशरथ थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य जो है आंसर करेक्ट है। बिंदुसार, अशोक और दशरथ तो इसके आने वाले जनरेशन हैं। तो कौटिल्य का और नाम मैंने बताया भी था, क्या नाम था? चाणक्य। और कौटिल्य का एक और नाम बताया था मैंने, और क्या? विष्णुगुप्त। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बहुत जो है फेमस पुस्तक है विष्णुगुप्त का, क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसकी चर्चा की गई है? अर्थशास्त्र में चर्चा की गई है राजनीति की, प्रशासन की, है ना, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की बात की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कुछ यूं है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य गॉट द पावर ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ हुम। बात पहले भी इसकी बात मैंने करी है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तैयार किया था। एक तो है कि पश्चिमोत्तर भारत पर यूनानियों के हाथ की गुलामी से भारत को आजादी दिलवाना, और दूसरा धनानंद को पराजित करके मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करना। धनानंद के साथ क्या खुन्नस थी चाणक्य की? क्योंकि भरे दरबार में कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भरे दरबार में धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य का माखौल उड़ाया था, और इस माखौल उड़ाने के कारण चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी, अपनी शिखा खोल दी, और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे वंश का समूल नाश करूंगा। तो ये जो है उनके मन, वहां से जो है ना प्रतिशोध की जो भावना है, उस प्रतिशोध की भावना के तहत उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया अपने लिए, अपने बदला लेने के लिए, ऐसा माना जाता है। अब प्रश्न यहाँ पे ये भी है कि चंद्रगुप्त चाणक्य एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था में बिलीव करने वाले हैं। वर्ण व्यवस्था में बिलीव करने वाले हैं। उस समय के ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में बिलीव करते थे। और उन्होंने कहा भी है कि कोई यदि उच्च कुल का निम्न व्यक्ति हो, यदि कोई उच्च कुल का निम्न व्यक्ति हो, निम्न व्यक्ति मतलब नालायक व्यक्ति हो, और कोई निम्न कुल का उच्च व्यक्ति हो, निम्न कुल का उच्च व्यक्ति हो, तो भी जो निम्न कुल के उच्च व्यक्ति को शासक बनने का अधिकार नहीं है। उच्च कुल के निम्न व्यक्ति भी शासक बन सकता है, क्योंकि वो उच्च कुल का है, इसीलिए जनता उसका आदर करेगी। लेकिन निम्न कुल का कोई उच्च व्यक्ति भी शासक बनता है तो जनता प्रजा उसको घृणा के भाव से देखेगी। अब अगर ऐसा स्टेटमेंट चाणक्य कहते हैं, तो जो ये विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और मुद्रा राक्षस और बाकी जो ये नाटक हैं, वो प्रूव करने की कोशिश करती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो शूद्र हैं, वो गलत साबित हो जाते हैं इस स्टेटमेंट से। क्योंकि यदि आज चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र होते तो चाणक्य खुद ही स्वयं ही उसको शासक नहीं बनाता, क्योंकि वो अपनी नीतियों के अनुसार से मानता है कि उच्च कुल का निम्न व्यक्ति भी शासक बनने का हकदार है, लेकिन निम्न कुल का उच्च व्यक्ति शासक बनने का अधिकार नहीं है। तो यदि वो निम्न कुल का होता तो स्वयं ही शासक नहीं बनाते चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, खैर, तो अब यहां पर हमने क्या देखा? चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? तो अब बात खुल गई है, अब आपके सामने भेद खुल गया, राज खुल गया। कौन था? किसकी सहायता से? विष्णुगुप्त की सहायता से। और विष्णुगुप्त ही चाणक्य और चाणक्य ही कौटिल्य है, उनकी सहायता से जो है वो मगध के शासक बनते हैं, मगध की सत्ता प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज रिलेटेड टू विच क्लैन? जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल से संबंध रखते थे? अभी इसकी हमने चर्चा करी है कि जैन और बौद्ध ग्रंथ एक मत से जो है इन्हें क्षत्रिय बोलते हैं, लेकिन क्षत्रिय भी किस कुल के? क्षत्रिय किस कुल के? ऑप्शन है मौर्य क्षत्रिय, देव क्षत्रिय, सूर्य क्षत्रिय या मौर्य क्षत्रिय। तो मौर्य क्षत्रिय, क्योंकि ये मौर्य नगर के शासक है, शाक्य कुल से संबंध रखते हैं, और हिमालय की तलहटी पे इनका छोटा सा एक जो है एक राज्य है,
तो ये किस शासन से संबंध रखते हैं? मौर्य क्षत्रिय हैं ये, मौर्य क्षत्रिय, मौर्य क्षत्रिय, सॉरी मौर्य, इसको मौर्य हम कह सकते हैं, मौर्य क्षत्रिय हैं, मौर्य क्षत्रिय। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखे जरा सा। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर हु बिकेम द रूलर ऑफ बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बेबीलोन का शासक कौन बना? सिर्फ बेबीलोन का नहीं, ये बैक्ट्रिया का भी शासक बनता है। बेबीलोन का ही नहीं, सिर्फ ये बैक्ट्रिया पे भी इसका अधिकार हो जाता है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ने, सेल्यूकस, ठीक है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का अधिकार हो जाता है बेबीलोन पर भी और बैक्ट्रिया पे भी। और इसने 305 ईस्वी में जब ये शासक बनता है तो 305 बीसी में इसने पुनः भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। लेकिन इस बार भारत पहले की तरह विखंडित नहीं था, वो एक एकीकृत भारत था। एक बड़े साम्राज्य के अंदर में, मौर्य साम्राज्य के अंदर में एक बड़ी सेना से इनको लड़ना था। और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में सेल्यूकस की बुरी तरह हार हुई। और युद्ध की तो चर्चा नहीं होती, लेकिन संधि की चर्चा होती है कि सेल्यूकस और मौर्य के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि हो गई। इस संधि के तहत जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हुए हैं। खासतौर पे यूनानी जो पुस्तक है उनमें इस बात की चर्चा होती है, चर्चा मिलती है कि संधि हुई और संधि के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस की पुत्री सेल्यूसिया से शादी कर लिया। उसका नाम हेलेना भी है। सेल्यूसिया, इनकी पुत्री जो है सेल्यूसिया से शादी कर लिया, सेल्यूसिया, या इसका जो एक और नाम है हेलेना, इससे शादी कर लिया। और साथ ही साथ दहेज में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कंधार, हेरात, काबुल, मकरान जैसे क्षेत्र दिए। और इसके पश्चात अब मौर्य का शासन सिर्फ पंजाब और सिंध क्षेत्रों तक नहीं रहा, बल्कि इसका विस्तार होकर के अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक चला गया। और अब यूनानी शासकों का सीमा और भारतीय मौर्य साम्राज्य का सीमा लगने लगा, एक साथ बाउंड्री लगने लगी। तो एक तरह से दोनों के बीच में संधि हो गई। और सेल्यूकस को मौर्य साम्राज्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। क्या दिए? 500 हाथी, ऐसी चर्चा मिलती है। तो आपको, आपके सामने क्लियर हो गया। तो सेल्यूकस ने किस पे, सेल्यूकस, अब आंसर आपके पास आ गया। निकोलस नहीं, कौन सा होगा? सेल्यूकस, बी आपका आंसर होगा। सेल्यूकस जो है वो बेबीलोन का शासक बनता है, ये बैक्ट्रिया का भी शासक बनता है। और इनके बीच में ये संधि कब होती है? 303 बीसी में। संधि कब होती है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में? 303 बीसी में। और 305 बीसी में ही सेल्यूकस ने मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक भेजता है राजदूत। और इस राजदूत का नाम है मेगास्थनीज। इस राजदूत का क्या नाम है? मेगास्थनीज। कब भेजता है? 305 बीसी में। 305 बीसी में युद्ध हारने के पश्चात 305 बीसी में जो है वो सेल्यूकस ने भेजता, मेगास्थनीज को भेजा राजदूत बना करके। ठीक है, तो इसी ने तो वो पुस्तक लिखी, इंडिका पुस्तक लिखी। लेकिन इंडिका पुस्तक जो है वो कहीं इसका जो है ना एक कोई पुस्तक मिलता नहीं है। ये इसका ना चर्चा अलग अलग ग्रंथों में मिलता है। यूनानी इतिहासकारों ने इंडिका की चर्चा करी है अपने अपने पुस्तकों में। इससे पता चलता है इंडिका खत्म हो गया होगा, नष्ट हो गया होगा, लेकिन वहां के लेखकों ने जो है इसकी चर्चा करी है। तो एक कोई पुस्तक के फॉर्म में तो नहीं है इंडिका, लेकिन इसकी अलग अलग पुस्तकों में जो है इसके कोट्स को, इसके बातों की चर्चा की गई है। चाहे वो प्लूटार्क ने अपने पुस्तक में की है, जस्टिन ने की है, या अलग अलग स्ट्रैबो ने की है। बहुत सारे अलग अलग लेखकों ने अपनी अपनी पुस्तकों में इंडिका की चर्चा की है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है When did a treaty take place between चंद्रगुप्त मौर्य and सेल्यूकस? अभी आंसर हो गया ना, अभी आंसर आपके सामने आ गया। क्या? 303 बीसी में, 303 ईसा पूर्व में, 305 में वो आक्रमण करता है और 303 बीसी में ये संधि होती है
इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की पुत्री सेल्यूसिया या हेलेना से शादी करते हैं और साथ ही साथ उनको दहेज में 4 प्रांत मिलते हैं और अपनी शासन का विस्तार जो है अफगानिस्तान तक हो जाती है। साथ ही साथ जो है ये 500 हाथी भेंट करते हैं सेल्यूकस को। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ सेल्यूकस। अब यहाँ पे सेल्यूकस की पुत्री का नाम पूछ रहा है कि सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था, हेलेना, मारिया, स्थिति या क्या मिला। तो बात सिंपल सी होगी, हेलेना भी है या सेल्यूसिया भी है, हेलेना भी है या सेल्यूसिया भी है। ठीक है, तो इसके पुत्री का क्या नाम था, हेलेना, है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है व्हाट प्लेस वर गिवन टू चंद्रगुप्त मौर्य इन डाउरी। दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा स्थान मिला था। अभी 4 स्थानों की नाम मैंने बताई थी। अब काबुल मिला था क्या, उसमें काबुल मिला था, सही है। कंधार मिला था क्या, हाँ कंधार भी मिला था। आज के समय में कंधार है, पहले गंधार होता था। और हेरात मिला था क्या, हेरात भी मिला था। और कौन सा क्षेत्र कौन मिला था, मकरान मिला था। और कौन सा क्षेत्र मिला था, मकरान का क्षेत्र मिला था। तो ये तीनों ही क्षेत्र इसको प्राप्त हुए थे। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, हमें डी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो डी हमारा सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर इज करेक्ट। ओके, तो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि हु वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार कौन था भाई, हमेशा से उसके साथ कौन है, उसका पालन पोषण कौन किया, उसका शिक्षा दीक्षा कौन किया, उसको आगे कौन बढ़ाया। तो बात खुल के आ गई सामने, कौन, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौन, कौटिल्य। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, चाणक्य हमारा आंसर हो जाएगा। तीवर नहीं होगा, मेगास्थनीज नहीं होगा, भद्रबाहु नहीं होगा, तो कौन होगा, चाणक्य हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। भद्रबाहु कौन था, भद्रबाहु के साथ ही ये जाते हैं कहां पे, अपने वृद्धावस्था में भद्रबाहु के साथ ही ये चले जाते हैं श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला चले जाते हैं और वहीं पे संलेखना विधि से क्या करेंगे, चाणक्य कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने वृद्ध जब हो जाते हैं तो वो, क्योंकि ये जैन धर्म, किस धर्म को फॉलो करने वाले हैं, जैन धर्म को ये फॉलो करते हैं। और जैन धर्म को फॉलो करने के कारण जो है ये भद्रबाहु के साथ कहाँ चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला कहाँ पे, ये कर्नाटक में, कर्नाटक में है। और वहीं पर जो है ये एक श्रवण बेलगोला में गोमेतेश्वर की मूर्ति है, गोमेतेश्वर की मूर्ति है, गोमेतेश्वर, गोमेतेश्वर की मूर्ति है, बहुत ऊंची। ठीक है, और यहीं पर वो चंद्रगिरी चंदनगिरी पर्वत के ऊपर तप करते हुए, तपस्या करते हुए संलेखना विधि से, संलेखना विधि क्या होता है, भोजन त्याग करके प्राण त्याग देना। संलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कब, 298 बीसी में, 298 बीसी में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य 298 बीसी में जो है वो भद्रबाहु के साथ कहाँ जाते हैं, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में है, वहां पे गोमेतेश्वर की मूर्ति है, वहां पे जो है चंद्रगिरी पर्वत पे तप करते हुए, तपस्या करते हुए संलेखना विधि से अपनी प्राण त्याग देते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो यहां पर चाणक्य होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है सेल्यूकस हैड सेंट whom to the court of चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बना के भेजा था, एम्बेसडर बना के भेजा था। और बहुत लंबा समय तक ये रहेंगे और ये अपनी इंडिका में पूरे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में ये चर्चा करते हैं। कैसे जो है प्रशासन चलाई जाती थी, कैसे वहाँ की पॉलिसीज थी, कैसे जो है वहाँ के रिलीजन फॉलो किए जाते थे, किस प्रकार का जो है रूलर था, निरंकुश था, उदार था, लिबरल था, हर प्रकार की चर्चा वहाँ पे की गई है। यहाँ तक कि पटना के स्थापत्य कला, जो उनका राज प्रसाद है, उनका स्थापत्य कला की भी चर्चा की गई है, आर्किटेक्चर की भी चर्चा की गई है इनके पुस्तक में। तो मेगास्थनीज, तो ये मौर्य के दरबार में कौन आते हैं, मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किनको भेजा है, मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है ना, तो यही बताते हैं कि एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य भले ही शासक थे, लेकिन जो पूरा प्रशासन चलता था वो अलग अलग समितियों द्वारा चलाई जाती थी। तो एक तरह से कैबिनेट सिस्टम इन्होंने एक बताने की कोशिश की है कि भले ही शासक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन कई सारे अधिकार इन समितियों को प्राप्त थे
और ये जो है 30 लोगों की समितियां थीं, इन्होंने बताने की कोशिश की है क्या, ये 30 लोगों की समितियां थी, अपनी पुस्तक में चर्चा किया है, जिसमें 5-5 लोगों की समितियां, 6 समितियां हैं 5-5 लोगों की, मैंने 5-5 की ग्रुप में 6 समितियों का निर्माण किया गया है। 6×5 = 30, 6×5 = 30, तो ये हर समिति में 5 लोग हैं, हर समिति में 5 लोग हैं, इस प्रकार 6 समितियों का निर्माण किया गया है और 6 समितियां ही ये प्रशासन चलाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा करते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। Which of the following king abandoned his body on the Chandangiri hill located in श्रवणबेलगोला? अभी इसकी चर्चा हुई है, अभी इसकी चर्चा मैंने करी है आपके सामने और अब आंसर आपके सामने होगा। आप खुद बता सकते हैं निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग दिया था? काला अशोक, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को फॉलो करने वाले थे, तो जैन धर्म, अशोक, काला अशोक और अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? काला अशोक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 21 नंबर। अकॉर्डिंग टू विच स्कॉलर वो चंद्रगुप्त मौर्य गिवन द सरनेम पैलीब्रोथस? चंद्रगुप्त मौर्य को एक उपनाम दिया जाता है पैलीब्रोथस। चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम है एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस तो है ही, पैलीब्रोथस भी कहा गया और किसके द्वारा कहा गया है? विलियम जोन्स? नहीं, विलियम जोन्स ने इस नामों के बीच में तारतम्य, सामंजस्यता स्थापित करने की कोशिश की है, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है कि एक ही व्यक्ति हैं। प्लूटार्क, जस्टिन या स्ट्रैबो, तो ये तीनों ही जो है यूनानी लेखक है। स्ट्रैबो ने इन्हें पैलीब्रोथस कहा है। स्ट्रैबो ने क्या कहा? इन्हें पैलीब्रोथस कहा है। ठीक है, चलिए, तो पैलीब्रोथस किसने कहा है ये पता चल गया आपको, पैलीब्रोथस कहा है। इसीलिए इतने सारे नाम इनको दिए गए हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि एक ही व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति है। तो विलियम जोन्स ने बताया कि नहीं नहीं भाई, ये एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नामों से इनकी चर्चा की गई है। जैसे किसी का नाम जो है आनंद है, घर का नाम छोटू है और बाहर उसको जो छोटुआ कहते हैं, छोटुआ ऐसे सुन है, तो अलग अलग तरीके से जो है लोग बुलाने का नाम कोशिश करते हैं। जो है बाबा किसी और प्यार से नाम बुला रहे हैं, नाना किसी और नाम से बुला रहे हैं अपने नाती को, और फादर जो है अपने बेटे को किसी और प्यार से कुछ और नाम से बुला रहे हैं, मम्मी जो है किसी और नाम से बुला रही है। व्यक्ति एक ही अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नाम से बुलाया है चंद्रगुप्त मौर्य को। Which word has been used for the Maurya in the विशाखदत्त मुद्रा राक्षस? विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इनको बताया कुलहीन। इनको निम्न जाति की बताने की कोशिश की गई है, कुलहीन बताने की कोशिश की गई है, निम्न जाति की बताने की कोशिश की गई है। तो उसके लिए एक शब्द यूज किया गया है वृषल। किसका? ये भी बताने की कोशिश की गई कि चंद्रगुप्त मौर्य को स्वयं चाणक्य वृषल कहते थे, लेकिन वो किस संदर्भ में वृषल कहते थे इसको बताने की चेष्टा नहीं की गई है। बस यह बताने की कोशिश की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य को खुद उनके प्रधानमंत्री वृषल कहते थे। यह हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और जैन धर्म अपनाने के कारण जो है वो वृषल जो है चाणक्य उनको वृषल कहते हैं, लेकिन ये निम्न जाति के हैं, ये कहीं नहीं है, और निम्न जाति होने के कारण वृषल कहलाएंगे, इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है। मुद्रा राक्षस में एक सिर्फ काल्पनिक कहानी रचने की कोशिश की गई है, जो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा राक्षस में किस शब्द का प्रयोग किया गया है मौर्य के लिए? वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल शब्द का प्रयोग करते हैं मौर्य के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, तो आपको ये जो है कुछ नया तो दिखा होगा, इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो नया मिला होगा आपको। Who of the following rulers called India's liberator? अब भारत का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूनानियों को उसने पराजित किया था। यूनानी जो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर कब्जा कर बैठे थे, उन क्षेत्रों को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने आजाद कराया था, गुलामी के जंजीरों से मुक्त किया था, इसलिए इनको भारत का मुक्तिदाता कहा गया है। किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसकी सहायता से इन्होंने की है? चाणक्य की सहायता से इन्होंने भारत को आजाद कराया यूनानियों के हाथों से। ठीक है, सेना एकत्रित करने में, सेना संगठित करने में चाणक्य का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ऑन विच माउंटेन चंद्रगुप्ता हैड परफॉर्म्ड पेनेंस? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या की थी?
जिसमें संलेखना विधि से उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए थे। महेंद्रगिरी, चंदनगिरी, मकालू या नीलगिरी, तो आपका आंसर हो गया चंदनगिरी, आपका आंसर हो जाएगा। चंदनगिरी पर्वत पर उन्होंने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से तपस्या करते हुए संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। चंदनगिरी पर्वत हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न 25 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ मेगास्थनीज? मेगास्थनीज के बुक का नाम क्या है? कई बार इसकी चर्चा हो गई, मेरे मुंह से मुखार बिंदु से इसका नाम कितनी बार निकल गया। क्या नाम था उसका? बताइए। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। अर्थशास्त्र तो स्वयं चाणक्य ने लिखा है, जो है ऋग्वेद ने वेद व्यास ने लिखा है। इंडिका जो है वो किसके द्वारा रचित है? वो रचित है मेगास्थनीज के द्वारा रचित है। हालांकि यह पुस्तक कहीं मिलता नहीं है, इसकी चर्चा मिलती है अलग अलग पुस्तकों में। तो अब अगले प्रश्न में बढ़ने की बारी है। क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम कूदते हैं। कूद के अब पहुंचे हम लोग। ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज फाउंड इन द ट्रैवलॉग ऑफ विच फॉरेन ट्रैवलर? पाटलिपुत्रा के प्रशासन का विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? अभी मैंने बताया कि पाटलिपुत्रा के प्रशासन की विस्तृत चर्चा इन्होंने की है कि कैसे प्रशासन चलाया जाता था, कैसे जो है उस समय समितियां चलाती थी शासन, कैसे जो है उस समय के धर्मात्य जो है वो धर्म को लेकर के जो है वो बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि धर्म को स्थापित करने की कोशिश करने के लिए एक अलग से अधिकारी था, धर्म को जो है फॉलो कराने के लिए। तो अलग अलग पॉलिसीज की चर्चा इसमें की गई है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है कि ये जो है एक ऐसा पुस्तक है जिसमें जो क्लियर कट बता देता है कि अच्छा, अर्थशास्त्र में भी उनकी बात की गई है और इंडिका में भी उसी प्रकार के नीतियों की बात की गई है। तो ये क्लियर है कि यह एक ही साम्राज्य की बात करता है, वो है मौर्य साम्राज्य की बात करता है। तो किसके द्वारा लिखित है? मेगास्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक में विदेशी यात्री, चूंकि ये विदेशी यात्री हैं, और अर्थशास्त्र जो हमारे इंडियन जो है इंडियन क्या कहते हैं उसको, मैकियावली, इंडियन मैकियावली कहते हैं। हालांकि मैकियावली को जो है वो यूरोपियन चाणक्य कहना चाहिए। तो मेगास्थनीज हम कह सकते हैं इनको कि मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में चर्चा की गई है पाटलिपुत्रा के प्रशासन की। Who after Chandragupta Maurya became the ruler of Magध? अच्छा ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बनता है? 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 298 बीसी में वो अपनी शरीर त्याग देते हैं और उसके पश्चात उनका पुत्र बनता है। और पुत्र का क्या नाम था? बिंबिसार, अशोक, दशरथ या बिंदुसार? ठीक है, तो उनका पुत्र है बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार जो है उनका पुत्र है, वो शासक बनता है। ठीक है, 298, ठीक है ना, 298 बीसी से कब तक रहेंगे? 273 बीसी तक। ठीक है, लगभग 25 सालों तक शासन रहेगा बिंदुसार का। कितने साल तक? 298 बीसी से 273। ठीक है, इनका शासनकाल रहेगा 25 वर्षों तक। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करने वाले थे। आजीवक संप्रदाय को ये फॉलो करते, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो जहां चंद्रगुप्त मौर्य जैन को फॉलो करते हैं, वहीं ये आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते हैं। अगला प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज कॉल्ड अमित्रघात? निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रघात कहा गया है? अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। किसको कहा गया है? कहा गया है बिंदुसार को। किसको कहा गया है? बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई कहीं शंका नहीं है, एकदम ट्रेंडी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें सीधे कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ बात नहीं है, सीधे रटना है और देना है आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, द ग्रीक हैड कॉल्ड अमित्रोकेटस, जो है ना अमित्रोकेटस क्या, अमित्रोचेटस क्या है, किस शासक को कहा था अमित्रोकेटस? अमित्रोकेटस अमित्रघात शब्द से आप पकड़ लेंगे। यदि अमित्रघात याद हो तो अमित्रोकेटस भी आपको पता चल जाएगा कि अमित्रघात और अमित्रोकेटस थोड़ा थोड़ा समान शब्द दिखता है ना, अमित्रघात और अमित्रोकेटस। तो इसे तो क्लियर हो जाएगा, अमित्रघात भी एक ही शासक को और अमित्रोकेटस भी एक ही शासक को। और वो कौन था? कहाँ है? दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? बिंदुसार जो है उनको अमित्रघात भी कहा गया है और अमित्रोकेटस भी कहा गया। ठीक है,
बढ़े हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अदर नेम ऑफ बिंदुसार? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ बिंदुसार का दूसरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है ना, तो इसका नाम जो है सिंहसेन भी है। क्या है? सिंहसेन भी है। इसका नाम भद्रसार भी मिलता है कहीं कहीं। ठीक है, तो बिंदुसार का दूसरा नाम अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम से इसकी चर्चा की गई है, अलग अलग ग्रंथों में। तो सिंहसेन भी कहा जाता है, बुद्ध जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें इसको सिंहसेन कहा गया है, भद्रसार भी कहा गया है कई सारे ग्रंथों में। तो आप जानकारी आपके लिए मैं बता दूं कि ये क्या है, सिंहसेन इसका नाम है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर बिंदुसार वॉज अ फॉलोअर ऑफ विच रिलीजियस सेक्ट? ठीक है ना, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस धर्म या संप्रदाय के अनुयायी हैं? अभी अभी मैंने बात करी, इसकी चर्चा करी। क्या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद या आजीवक संप्रदाय? ये किसके थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय के थे? आजीवक संप्रदाय के। कल के लेक्चर में हो चुका है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है आपको बताना है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। आप चलिए चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है ना, जो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देगा अगले लेक्चर में नाम लेते हुए उसको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? When did बिंदुसार became the ruler of मगध? तो जिस साल उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होएगी उसी वक्त तो उसी साल बनेंगे ना। और किस साल चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है? 298 बीसी में। 298 बीसी में, 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व में ये शासक उसने कितने वर्षों तक शासन किया? 25 वर्षों तक शासन। ठीक है, तो अगले प्रश्न में पढ़ने की बारी है। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्या है जी? हु वॉज सेंट टू कर्ब द रेवोल्यूशन ऑफ तक्षशिला? अच्छा, तक्षशिला में बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। पहली बार अशोक को भेजा गया और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। दोनों ही पुत्र थे। अशोक बिना हथियार के वहां के विद्रोह को दबा देता है, हथियार उठाए बिना वहां के विद्रोह को खत्म कर देता है। तो यहां पर ऑप्शन देखो कि तक्षशिला की क्रांति को रोकने के लिए किसको भेजा गया? तो ऑप्शन है अशोक, सी नंबर, अशोक को भेजा गया था प्रथम बार। ठीक है, तो हो आपका आंसर आपके सामने आ गया। तक्षशिला में जो क्रांति हुई उसको रोकने किससे भेजा गया था? और बिना हथियार उठाए, बिना सैन्य प्रयोग के इसने तक्षशिला की क्रांति समाप्त कर दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, अशोका वॉज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच प्लेस? किस स्थान का प्रशासक था? ठीक है ना, तो तक्षशिला ऑप्शन चले देखते हैं, उज्जैन, वैशाली, नालंदा या बल्लभी। तो मैं बता दूं कि अशोक जो है वो उज्जैन का प्रशासक था। जिस समय उसके फादर, उसके पिता जब शासन कर रहे थे उसे उज्जैन का प्रशासक बनाया गया था, वहां का राज्यपाल बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें कुछ था नहीं, किस स्थान का प्रशासक था? तो यह उज्जैन का प्रशासक रहा है। द रूलर ऑफ विच प्लेस हैड सेंट एन एम्बेसडर टू मौर्यन कोर्ट? किस स्थान के शासक ने मौर्य दरबार में एक राजदूत भेजा था? तो सीरियन राजा हैं, सीरियन। अभी ऑप्शन देख लेते हैं, सीरिया, थाईलैंड, जापान या मंगोलिया। तो ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा सीरिया। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना एक राजदूत जो है डायमेकस को राजदूत का नाम क्या है? डायमेकस को वो भेजता है। किसके दरबार में भेजता है? किसके दरबार में? किस स्थान में? मौर्य दरबार में। किसके दरबार में भेजता है? कौन दरबार, किसका दरबार चल रहा था? बिंदुसार के दरबार में। याद रखिएगा, इस स्थान के शासक ने मौर्य दरबार में एक राजदूत भेजा। तो सीरियाई राजा एंटियोकस ने डायमेकस को राजदूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। याद रहेगा? कितने फैक्ट आ गए? किसके दरबार में भेजा गया? बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। कहां के शासक ने भेजा? सीरियाई शासक ने भेजा।
सीरियाई शासक का नाम क्या था? एंटियोकस था। राजदूत का क्या नाम था? डायमेकस था। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहां पे सीरिया हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न, क्या कहता है अगला प्रश्न? अगले प्रश्न पे जाने की बारी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच सीरियन रूलर हैड सेंट हिज एम्बेसडर टू इंडिया? किस सीरियाई शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? सेल्यूकस, एंटियोकस होना चाहिए था। एंटियोकस शब्द इसमें, एंटियोकस जो है वो हो जाएगा एंटियोकस, नेल्सन ट्रंप या केविन रेड। तो बी हमारा आंसर आपके सामने, अभी अभी इसकी चर्चा मैंने की है। क्या? एंटियोकस ने सीरियाई शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। तो क्या हो जाएगा? एंटियोकस हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है ना? अगले प्रश्न में चले हम लोग। अगला प्रश्न 36 के बाद 37 नंबर क्या कहता है देख लेते हैं हम। अगला शासक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सीरियन एम्बेसडर? निम्नलिखित में से कौन सीरियाई राजदूत था? तो इंग्लिश वाले शब्द से चलते हैं हम लोग क्योंकि वो ट्रांसलेटेड है। तो डायमेकस, कूपर, डगलस या केविन रेड। तो है ना यहाँ पे डायमेकस, है कि नहीं? अभी बताया था मैंने, क्या था? ये दमिश्क कर दिया, तो दमिश्क नहीं होगा, क्या होगा? डायमेकस होगा। तो ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेकस इंग्लिश में चले। डायमेकस जो है वो सीरियाई राजदूत द्वारा भेजा गया राजदूत था, सीरियाई शासक द्वारा भेजा गया राजदूत था। किसके दरबार में भेजा गया था? बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, याद रखना है। तो डायमेकस जो है वो आया था सीरियाई राजदूत, किसके द्वारा? एंटियोकस के द्वारा भेजा गया था। तो इस क्या हो जाएगा? डायमेकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद कर लेना, डायमेकस 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 डायमेकस, याद कर लो, बिंदुसार के दरबार में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस को टॉलमी द्वितीय भी कहते हैं। फिलाडेल्फस को क्या कहते हैं? टॉलमी द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। और फिलाडेल्फस जो है वो इजिप्शियन रूलर था, मिस्र का शासक था। मिस्र का शासक था, इजिप्शियन रूलर था। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या ऑप्शन में है, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन हो गया। फिलाडेल्फस वाज द रूलर ऑफ विच प्लेस? फिलाडेल्फस किस स्थान का शासक है? तो ऑप्शन इसमें हमें ई देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, है ना? ई देना चाहिए था, नन ऑफ दी अबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये कहां का शासक है? मिस्र का शासक है। और इसने डायनीसियस को भेजा था। क्या, किसको भेजा था? डायनीसियस को भेजा था। डायनीसियस को भेजा था। ठीक है, वो डायमेकस को, सीरियाई शासक किसको भेजा था? डायमेकस को। इसने किसको भेजा था? डायनीसियस को भेजा था। याद रखना है, नाम थोड़ा सा एक जैसा दिखता है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो फिलाडेल्फस कहाँ का शासक है? इजिप्ट का शासक है ना? इजिप्ट का शासक है। इसको और किस नाम से जानते हैं? टॉलमी द्वितीय। हु बिकेम द हियर ऑफ बिंदुसार? बिंदुसार का शासक कौन बना? बिंदुसार दरअसल सुसीम को बनाना चाहता था शासक, लेकिन अपनी मंत्रियों के सहायता से जो है गद्दी पर बैठता है कौन? अशोक। सिंहलीज, सिंहलीज मतलब श्रीलंकन जो बौद्ध साहित्य है, श्रीलंकन जो बौद्ध ग्रंथ हैं, और साथ ही साथ चीनी ग्रंथ जो हैं, चीनी जो ग्रंथ हैं, महाबोधि वंश जो है, उनमें जो है इस बात की चर्चा की गई है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि 273 ईस्वी में ही, 273 बीसी में ही वो गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन उसका राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ। तो कहा जाता है कि इन 4 सालों में वो उत्तराधिकार के युद्ध में बिजी रहा। इन 4 सालों तक क्या रहा? उत्तराधिकार का युद्ध होता रहा। ठीक है, तो 273 में वो गद्दी पे बैठ जाता है, लेकिन राज्याभिषेक कब होता है? 269 बीसी में होता है। तो उत्तराधिकार का युद्ध होता रहा 4 साल, और ये माना जाता है कि इसने अपने भाइयों की हत्या की है, लेकिन अन्य ग्रंथ इसकी जो है पुष्टि नहीं करते। ये सिर्फ चीनी ग्रंथ और श्रीलंकन ग्रंथ में इसकी चर्चा है। ठीक है, तो यहां पर कौन बनेगा बिंदुसार का उत्तराधिकारी? तो अशोक बनेगा। कौन बनेगा? अशोक बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने हाजिर था। क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, व्हेन डिड अशोका बिकेम द रूलर ऑफ मगध? अब बात है अशोका मगध का शासक कब बना। ऑप्शन पढ़ो, 273 बीसी, 272 बीसी, 271 बीसी या 269 बीसी। तो शासक तो 273 बीसी में ही बन गया था।
कब बन गया था? ऑप्शन ए हमारा होगा। शासक कब बन गया था? 273 बीसी में ये शासक बन चुका था। अगले प्रश्न में चढ़ने की बारी है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अब देखिए जरा, ये शासक बन गया 273 बीसी में। अगला क्वेश्चन कहता है कि उसका राज्याभिषेक कब हुआ? व्हेन वाज द कोरोनेशन ऑफ अशोका हेल्ड? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अभी अभी मैंने चर्चा की है, शासक वो 273 बीसी में बन गया, लेकिन राज्याभिषेक उसकी 269 बीसी में हुई। कहां है? ऑप्शन सी में 269 बीसी है। 269 बीसी में उसका राज्याभिषेक किया गया है। ठीक है ना? अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। तो आपको पता ही है, अभी 4 सालों में इन्होंने क्या किया होगा? अपने उत्तराधिकारियों की हत्या करी। अकॉर्डिंग टू विच लिटरेचर अशोका हैड किल्ड हिज ब्रदर? किस साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की? और 99 भाइयों की हत्या की है। किसके अनुसार से की है? तो सिंहली, जैन, शैव या आजीवक? तो क्या है? सिंहली लोग कहाँ रहते हैं? श्रीलंका में रहते हैं। सिंहली साहित्य के अनुसार से, सिंहली साहित्य के अनुसार से जो है इन्होंने अपने भाइयों की हत्या की है, अर्थात श्रीलंकन बौद्ध ग्रंथ जो है उसके अनुसार से इन्होंने अपने भाइयों की हत्या की। ठीक है। 99 भाई साहब कितने भाई हुए थे भाई? हाँ, बिंदुसार शासन चलाता था कि बच्चा पैदा करता रहता था? अकॉर्डिंग टू नेपाली लिटरेचर अशोका वॉज गवर्नर ऑफ विच प्लेस बिफोर बिकमिंग द रूलर? नेपाली साहित्य के अनुसार से शासक बनने के पहले अशोक किस स्थान का राज्यपाल था? अभी अभी मैंने बताया था कि वो कहां का राज्यपाल था। सॉरी, अभी अभी मैं बताया था कि वो कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। लेकिन अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह की भी चर्चा की गई है। जैसे मैंने बोला कि नेपाली साहित्य में कहाँ चर्चा की गई, तो नेपाली साहित्य में बताया गया है कि अशोक जो है वो किसका राज्यपाल था? तक्षशिला, अंग, काशी या छेदी? छेदी नहीं, चेदी। चेदी। तो ये कहाँ का था? तक्षशिला का। नेपाली साहित्य बोलता है कि ये उज्जैन के नहीं थे, ये तक्षशिला के थे। ठीक है। और तक्षशिला में रहते दौरान ही विद्रोह हुई थी और उसी समय इन्होंने इस विद्रोह को दबाया था, ऐसा मानता है नेपाली साहित्य। तो नेपाली साहित्य, ठीक ना, नेपाली बौद्ध ग्रंथ में इसकी चर्चा की गई है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, तक्षशिला। नेपाली साहित्य के अनुसार से कहां का वो राज्यपाल था? तक्षशिला का था। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज चंडाशोक और कामाशोक? किसको कहा जाता है चंडाशोक? कालाशोक, अशोक, उदयन या दशरथ? ये शब्द प्रयोग किया जाता है अशोक के लिए। किसके लिए किया जाता है? अशोक के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अलग अलग ग्रंथों में इनके अलग अलग नाम की चर्चा की गई है और ये नाम जो है चंडाशोक या कामाशोक भी कहा गया है। काला अशोक को तो काकवर्ण कहा गया। क्या कहा गया है? काला अशोक को काकवर्ण कहा गया। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या? क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? इन हाउ मेनी इंस्क्रिप्शंस मेंशन ऑफ द नेम अशोक इज फाउंड? कितने शिलालेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? देखिए 4, 5, 3, 2। अशोक के नाम का उल्लेख। अच्छा, अलग अलग अभिलेखों में इनका अलग अलग नाम भी बताया गया है ना? ठीक है। तो यहां पर कितने शिलालेख हैं जहां पे अशोक का नाम उल्लेखित है? तो ऑप्शन है आपका 4। ऑप्शन आपका आंसर होगा 4। 4 शिलालेखों में अशोक का नाम मिलता है। 4 शिलालेख ऐसे हैं जहां पे अशोक के नाम प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न पूछते हैं कि बिहार में कौन कौन से शिलालेख है? बिहार में कौन कौन से शिलालेख हैं? तो जब हम हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ा रहे थे उसी वक्त इसकी चर्चा किए थे। चंपारण में 3, चंपारण खासतौर पे पश्चिमी चंपारण की बात करूं मैं, पश्चिमी चंपारण में 3 अभिलेख प्राप्त है। 3 एक तरह से स्तंभ लेख है। वो क्या है? स्तंभ लेख है। कौन कौन सा? लौरिया अरेराज, दूसरा लौरिया नंदनगढ़, नहीं नंदनगढ़ नंदनगढ़, तीसरा ब्रह्मपुरवा। तो अब देखो, शिलालेख अलग होता है। जब लेक्चर सीरीज चलेगा तो उसमें सब डिफरेंस पढ़ाया जाएगा। शिलालेख, लघु शिलालेख अलग होता है। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख अलग होता है। ठीक है ना? तो यहां पर एक लघु शिलालेख भी पाया गया है बिहार में। कहां पे पाया गया लघु शिलालेख? सासाराम में।
कहाँ पाया गया है? सासाराम में क्या पाया गया है? इसका लघु शिलालेख। 3 पश्चिमी चंपारण में स्तंभलेख, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, और एक लघु शिलालेख कहाँ पाया गया? सासाराम में। ठीक है ना, याद रहेगा ये बिहार से संबंधित। ऐसे 4 अभिलेखों में इनकी नाम की चर्चा की गई है शिलालेखों में। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है गुफालेख भी पाया गया है ना। जो गुफा है, जैसे बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में जो आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था विहार, जो गुफाएं बनाई गई थी, उसमें भी जो है उत्कीर्ण है ना, तो वो भी शिलालेख है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इन 4 पे इनका नाम अंकित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन नेम ऑफ द अशोका फाउंड? किसमें इसमें अशोक का नाम मिलता है? मास्की में मिलता है, गुर्जर में मिलता है, नेट्टूर में मिलता है। उपरोक्त में से एक से अधिक क्या आंसर होगा? हाँ, आपका उपरोक्त में से एक से अधिक पे हमें जाना चाहिए, मोर देन वन ऑफ द अबव के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इन तीनों में ही अशोक का नाम मिलता है। इन तीनों में ही अशोक का नाम मिलता है। ठीक है ना, तो आपको आप लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए कि किन किन अभिलेखों में अशोक का नाम प्राप्त होता है। तो किन किन अभिलेखों में? मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और नेटूर अभिलेख में अशोक का नाम लिखा हुआ प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो अभिलेखों से अब प्रश्न पूछ सकता है। अब समय बदल रहा है ना, पैटर्न बदल रहा है। ठीक है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन नेम ऑफ द अशोक फाउंड? फिर से वही प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है? उड़ेगोलम, कलिंग, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो आपको मैं बता दूं कि उड़ेगोलम में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उड़ेगोलम में अशोक का नाम प्राप्त होता है। उसके अलावा पहले प्रश्न में, इसके पहले वाले प्रश्न में भी आपने देखा था, मास्की, गुर्जरा और नेटूर अभिलेख में भी अशोक का नाम लिखा हुआ मिलता है, और यहाँ पे उड़ेगोलम में भी अशोक का नाम लिखा हुआ मिलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 48 नंबर कह रहा है, इन विच ऑफ द इंस्क्रिप्शन अशोका हैज बीन कॉल्ड प्रियदर्शी? प्रियदर्शी शब्द अशोक का एक और नाम है प्रियदर्शी। ये किस अभिलेख में है? किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है? अच्छा, इसी अभिलेख में उन्होंने अपने आप को सम्राट भी बताया है। इकलौता ऐसा अभिलेख है जिसमें इन्होंने स्वयं को सम्राट बताया है, और यह अभिलेख है भाबरू। कौन सा अभिलेख है? भाबरू में इनका नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी मिलता है। और इसी अभिलेख में अपने आप को क्या बताते हैं? सम्राट बताते हैं। इकलौता अभिलेख है जिसमें इन्होंने अपने आप को सम्राट बताया है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बहुत ये वीवीआई प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत, इसको आप अगर नहीं रिवीजन करते हैं तो फिर भाई एग्जामिनेशन में आप मात खा जाएंगे। मास्की अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? मास्की जो अभिलेख है उसमें अशोक को किस नाम से बुलाया गया है? बुद्ध घोष, बुद्ध शाक्य, बुद्ध मुनि या बुद्ध सेन। तो इनका जो है उनको मास्की अभिलेख में, मास्की शिलालेख में जो है इनको बुद्ध शाक्य कहा गया है। क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य के नाम से इनको बुलाया गया है। ठीक है ना, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? लोग मास्की शिलालेख हो गया। अगले प्रश्न की बारी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वेयर हैज अशोक फॉट द ओनली वॉर इन हिज लाइफ? अशोक अपने जीवन का एकमात्र युद्ध कौन सा लड़ा है? और ये युद्ध ही वो युद्ध है जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु के पश्चात खून की नदियां बही, और इसके पश्चात इसका मन द्रवित हुआ, और मन द्रवित हो गया, मन बदल गया, और तत्पश्चात इसने शांति और अहिंसा का रास्ता ले लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और इसके पहले यह हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा था। आपको पता होना चाहिए, अशोक ने अपने जीवन में एकमात्र युद्ध कहाँ लड़ा था? कलिंग युद्ध। कलिंग, उस समय के उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। तो कलिंग के शासक को पराजित करके कलिंग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, लेकिन इतनी जो है उसमें जान माल की क्षति हुई कि उस लोगों की मृत्यु को देख करके इसका मन बदल गया। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है? इसके ऊपर कई सारी बातें, इसको चर्चा किया जाएगा, अभी समय नहीं है, समय की कमी है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का ज्ञान प्राप्त होता है? किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का ज्ञान प्राप्त होता है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं? 13वीं अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है, और इसी अभिलेख में, इस 13वीं अभिलेख में ही पड़ोसियों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध की भी चर्चा की गई है। पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध की भी चर्चा की गई है 13वीं अभिलेख में ही। ठीक है, तो 51 शुभ होता है। आज के लिए ये अंतिम प्रश्न था।
ये अंतिम प्रश्न था। इसके बाद अभी पार्ट 2 आना बाकी है, बने रहिएगा हमारे साथ। अभी मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, इसका भाग 2 आना बाकी है। और तत्पश्चात हम पोस्ट मौर्यन, मौर्योत्तर काल, और फिर तब गुप्ता में चलेंगे, और गुप्त काल, गुप्तोत्तर, और फिर मध्यकालीन बिहार में हम इंटर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी, आपको कई सारे अननोन फैक्ट्स प्राप्त हुए होंगे। तो बने रहिएगा हमारे हर लेक्चर के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। आशा है कि आपने बहुत मस्ती से इसको वीडियोस को एंजॉय किया होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, और मैं उन शिक्षकों में से नहीं हूँ। खासतौर पे आपको पता होना चाहिए कि जो पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाती है, उनसे थोड़ी सी गंभीरता झलकनी चाहिए। मस्खरापन करने वाले टीचर्स में से मैं काउंट नहीं होता हूँ। आप जो है, अगर इंटरटेनमेंट खोज रहे होंगे पढ़ने वक्त, तो पढ़ाई इंटरटेनमेंट नहीं होता। पढ़ाई पढ़ाई होती है, इंटरटेनमेंट होती है। पढ़ाई और इंटरटेनमेंट दोनों को अलग अलग करके देखो, दोनों को एक साथ मिक्सअप नहीं करो। आजकल कई सैकड़ों टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे हैं, जो मस्खरापन करके, जो हंसी ठिठोली करके, चुटकुले कह के, अनावश्यक अनर्गल बातें करके जो है आपका मनोरंजन करते हैं, पढ़ाते कम हैं और आपका समय ज़्यादा किल करते हैं। वह आपके करियर के लिए हानिकारक है। मज़ा तो आएगा आपको कुछ क्षणिक समय के लिए, है ना, लेकिन जो है वो आपके करियर को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो उस पे कम फोकस कीजिए और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बेरोजगारी का दौर चल रहा है, बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ गई है, और काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस कंपटीशन के दौर में अभी यदि आप गंभीर नहीं होते अभी भी, तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी है। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।